सबसे पहले तो जो हमारे लिसनर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, आपको जो इस टाइम पर सुन रहे हैं, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। मेरा मतलब कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी अपनी एजुकेशन, आपकी अपनी जो जर्नी रही है, वो सब बात है। पहले मैं मेरठ विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूँ जी। कि इतना अच्छा कार्यक्रम और इतनी अच्छी सुविधाओं के साथ उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छी शिक्षा दे रखी है। थैंक यू। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद भारत की सांस्कृतिक राजधानी काशी से हूँ। अच्छा। और काशी से ही हमने अपनी पढ़ाई लिखाई की। भारतीय शिक्षा मंदिर, क्वींस इंटर कॉलेज से होते हुए मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BA-LLB की शिक्षा ली। उसके बाद मैंने बैचलर, BJ और MJ काशी विद्यापीठ से किया, PhD भी वहीं से की, और मास्टर्स करने के दरमियान ही मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था, जिससे कि मैं एकेडमिक फील्ड में आ सकूं। तो सन 2000 में मैंने PhD में एडमिशन लिया और फिर 2002 में PhD का रेजिडेंसी पीरियड पूरा करने के बाद मैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली में पहला पत्रकारिता का कॉलेज खुला था, मधुबाला इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ मैं चला गया और वहाँ 2002 से 2008 तक मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हेड के रूप में काम करता रहा। क्या बात है, क्या बात है। तो सर फिर आपने यही क्षेत्र क्यों चुना, मतलब पत्रकारिता का, मास कम्युनिकेशन का? आपको इसके अंदर क्या संभावना है? देखिए, जब मैं छोटा था तो मुझे फिल्में बहुत आकर्षित करती थी और कई बार ऐसा लगता था कि मैंने भाग के भी फिल्में देखी, जिसके कारण घर से डांट भी पड़ी। लेकिन वो जो आकर्षण था फिल्मों का या चलती फिरती तस्वीरों का, जिसके कारण मुझे लगता है कि मेरे भाग्य ने मुझे घुमाते फिराते वहाँ तक लेकर चला आया। वैसे तो मैंने BA साइकोलॉजी ऑनर्स से BHU से किया था, जो काफ़ी प्रेस्टिजियस माना जाता है। तो MA में एडमिशन मेरा हो गया क्योंकि फैकल्टी में चौथी पोजीशन थी। यहाँ तक कि रैगिंग भी हो चुकी थी। लोग पूछ रहे थे कि आपने MA में एडमिशन लिया लेकिन आप MA पढ़ना नहीं चाहते। तो हमने कहा कि हमें शिक्षक नहीं बनना है। अच्छा। तो शिक्षक न बनने से बनने की कहानी काफ़ी रोचक रही है। तो कहानी भी ऐसी रही, हम लॉ करने चले गए, लेकिन लॉ करने के दरमियान एक नियम आ गया लॉ करने के बाद कि 3 साल तक आपको कोर्ट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा। चूँकि अब हम प्रतियोगी परीक्षा नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने कोर्ट प्रैक्टिस की जगह 1 साल कोर्ट प्रैक्टिस की, लेकिन फिर उसके बाद वो भाया नहीं, तो फिर BJ और MJ कर लिया। MJ करते करते ही प्रतियोगी परीक्षाओं का काफ़ी हम परीक्षा दे रहे थे, तो नेट हमने पास कर लिया। बाद में पता चला कि काशी विद्यापीठ में मैं अपने विभाग में दूसरा ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने नेट क्वालिफाई किया। उस समय समझ नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई सर। तो सर आपने इतनी सारी जो ये अपनी उपलब्धियां प्राप्त की, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से निरंतर और आप अपनी प्रगति करते रहे। तो ये सारी मेहनत आपने सर मेरे इंटरव्यू में आने के लिए की थी? जरूर। मुझे लगा था कि एक दिन मैं मेरठ विश्वविद्यालय एकदम पीयूष के पास आने के लिए मैं व्याकुल था और मुझे ये लगा कि कपिल की तरह पीयूष भी बहुत ही पॉपुलर है और ये कपिल शर्मा का शो, दूसरा पीयूष का शो। जी, लेकिन सर उसके लिए नेट की कोई नीड नहीं थी, मैं वैसे भी बुला लेता। नहीं। तो फ्रेंड्स, ये बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा सर के साथ में। आप अगर सर से कोई बात करना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो डायल करना है 0121299780 सुनते रहिए रेडियो CCSU 90.8 FM। वेलकम वंस अगेन दोस्तों। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़ गए हैं आप अपने दोस्त पीयूष के साथ। एंजॉय कर रहे हैं रेडियो CCSU 90.8 FM, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आज स्टूडियो में मौजूद है मेरे एक विशेष मेहमान, प्रोफेसर गोविंद जी पांडे सर आए हैं मेरे साथ में, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से आए हुए सर, और HOD हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो स्टूडेंट्स हैं जो मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं या इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या इसमें क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उन्हें इस क्षेत्र में क्यों आना चाहिए? देखिए, अगर आपको सपने देखने हैं जी, और अपने सपनों को पूरा करना है, तो ये फील्ड उन्हीं लोगों के लिए है जो सपने देखते हैं। हाँ, आप सपने नहीं देखते तो आप इतिहास पढ़ लीजिए, आप विज्ञान पढ़ लीजिए, पर सपने देखने और पूरा करने के लिए अगर आपके अंदर जिगर है तो इधर आइए मास कम्युनिकेशन में। मैं क्यों कहना चाहता हूँ ऐसा कि जब मैंने शिक्षा देने का काम किया 2002 में, मैंने बड़े सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया और मैं बड़े गर्व से आज कह सकता हूँ कि भारत को 2 ऑस्कर अवार्ड जिताने वाली गुनीत मोंगा वो मेरी छात्रा रही हैं। क्या बात है सर। तो
गुनीत मोंगा जिस समय पढ़ती थी और मैं पढ़ाता था, तो उस समय मुझे नहीं पता था कि गुनीत मोंगा ऑस्कर अवार्ड जीतेगी। लेकिन एक छात्रा के रूप में उसको जब मैंने देखा, ट्रेंड किया और आगे बढ़ते चले गए, तो एकाएक उसी समय लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर है। जब गौहर रजा साहब के पास वो एडिटिंग करने के लिए जाती थी, या फिर रात में एडिटिंग, दिन में अटेंडेंस, इन सारे के बीच भी उन्होंने जब अपने प्रोडक्शन हाउस को संभाले रखा और फिर मुंबई गई, मुंबई में 10 विदानियाँ फिल्म बनाई। उसके बाद फिल्मों को बनाने का सिलसिला चलता रहा। फिर एक विदेशी कंपनी के साथ जब उसने मिल के पहली बार प्रोड्यूस किया पीरियड्स एंड ऑफ सेंटेंस और उसके लिए ऑस्कर मिला, तो बहुत खुशी हुई। लेकिन जब दोबारा एक पूरे के पूरे इंडियन क्रू के साथ गुनीत मोंगा को ऑस्कर मिला, तो इस बार जो सबसे बड़ी ख़ास बात थी कि मैं लखनऊ में था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे पहचाना, मुझे पकड़ लिया और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे ऑस्कर का लखनऊ कनेक्शन के नाम से एक बड़ी स्टोरी की गई। तो उस समय गर्व की अनुभूति हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरह का गर्व अगर आप करना चाहते हैं या फिर इसके भागीदार बनना चाहते हैं, तो यही एक क्षेत्र है। 15 मिनट आपको जीवन का सबसे वो बहुमूल्य समय दे सकता है जहां आप शिखर पे पहुंच सकते हैं। क्या बात है सर। लेकिन सर आजकल में जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो सरकारी क्षेत्र में कहीं पर उनको जॉब मिले। तो क्या इस कोर्स को करने के बाद इस क्षेत्र में भी जॉब की संभावनाएं हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो दिल्ली मेट्रो से लेके लखनऊ मेट्रो में काम कर रहे हैं। बहुत सारी नवरत्ना कंपनियां हैं जिसमें पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के रूप में आप काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर के रूप में काम कर सकते हैं। अगर आप इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है जिसमें आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सरकारी संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पीआरओ की नौकरी आपको मिल सकती है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी संस्थानों में नौकरियां नहीं है, बहुत सारी नौकरी बढ़ती जा रही है सरकारी संस्थानों में। लेकिन सरकारी संस्थानों में जब आप काम करते हैं तो एक सीमित दायरे में रहते हैं और ये क्षेत्र आपको सीमित से असीमित की ओर ले जाने के लिए बना हुआ है। बिल्कुल। तो दोस्तों बातें और भी हैं मेरे पास में, मैं सर के साथ करूंगा, बस इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो CCSU 90.8 FM। हमारी जिंदगी में खुशियों की डेफिनेशन बदल दी। टेक्नोलॉजी ने पुराने जमाने की रंगत बदल दी। तो चलो नए और पुराने दौर की जुगलबंदी कराते हैं। अपने मेरठ शहर को CCSU रेडियो पर कुछ मजेदार सुनाते हैं। ट्यून इन टू 90.8 और सुनते रहिए मेरठ की आवाज, नए दौर का नया रेडियो। वेल मेरठ आप लोगों ने ट्यून कर रखा है रेडियो CCSU 90.8 FM, जहाँ पर पीयूष आप लोगों के साथ में है। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर गोविंद जी पांडे सर, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से आए हैं। HOD हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। फ्रेंड्स, अगर आप सर से कोई भी बात करना चाहते हैं मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो डायल करना है आप लोगों को एक ईजी वाला नंबर जो कि है मेरे स्टूडियो का, वैसे आप लोग जानते हैं लेकिन मैं फिर भी रिपीट किए देता हूँ, 0121299780। और अगर आप में कोई प्रतिभा है, अगर आप सिंगर हैं, अगर आप शायर हैं, अगर आप कवि हैं, तो रेडियो CCSU 90.8 FM मौका देता है आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का। सेम ही नंबर डायल करना है 0121299780। सुनते रहिए रेडियो CCSU 90.8 FM। वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स। इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से जुड़े हैं आप अपने दोस्त पीयूष के साथ। सुन रहे रेडियो CCSU 90.8 FM। विशेष प्रोग्राम है क्योंकि आज स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे एक विशेष मेहमान प्रोफेसर गोविंद जी पांडे सर, जो कि आए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से। सर HOD हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। बहुत सारी बातें हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं, अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं। सर ने हमको बताया कि किस तरीके से वो लखनऊ में आए हैं और किस तरीके से उनकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ती रही है। सर, मन में एक प्रश्न आता है, चूँकि आप खुद पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आजकल आपने भी नोटिस किया होगा कि लोग ना सोशल मीडिया पर इतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं कि अगर कोई आपके सामने, मतलब माफ़ी चाहता हूँ, उनके सामने अगर कोई ऐसी बात होती है तो वो उसे मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं और उसे वायरल कर देते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है सर कि आजकल हर कोई पत्रकार है ना, जिसके पास में स्मार्टफोन है, वो इन चीज़ों को ज़्यादा करने की कोशिश करता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सही है, गलत है, ऐसा होना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि हर कोई पत्रकार हो नहीं सकता। अच्छा, ठीक है सर। क्योंकि पत्रकार होने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है, पत्रकार होने के लिए एथिक्स का होना जरूरी है, पत्रकार होने के लिए आपकी नैतिकता अगर कहीं पे डूबी हुई है तो जाहिर सी बात है कि आप पत्रकार नहीं हैं। मोबाइल ने हमें सूचना को भेजने का जरिया दे दिया है, तो जो भी सूचना साझा करता है विभिन्न सोशल मीडिया पे, वो सूचना को संप्रेषित करने का काम कर रहा है।
लेकिन सूचना को संप्रेषित करते समय एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि कई बार ऐसी विभत्स तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं जिनमें खून से लथपथ छोटे बच्चे हों या महिलाएं हों, उनकी तस्वीरें भी लोग साझा कर देते हैं। अब अगर हम उनको पत्रकार कहेंगे तो ये पत्रकारिता के लिए भी बड़ी शर्म की बात होगी। क्योंकि पत्रकारिता एक मापदंड पे काम करती है जहाँ पे हमें ये पता होता है कि हमें कौन सी तस्वीर साझा करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अब ये स्वतंत्रता आपको मिल गई है कि आप कहीं पे किसी भी तरह की तस्वीर को साझा कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता का बेजा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने नैतिक कर्तव्यों का भी, दायित्वों का भी यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को भी कहूँगा जो मॉनिटरिंग में है कि अगर इस तरह की तस्वीरें आती हैं तो तत्काल उन्हें बैन कर देना चाहिए या फिर उनके रिपोर्ट्स को फिर आगे आने नहीं देना चाहिए। इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करके अगर हम वीड आउट नहीं करेंगे तो फिर आने वाले समय में ऐसे सूचनाओं की, ऐसे कह लीजिए फोटोग्राफ्स की बाढ़ लग जाएगी। तो यही तरीका है, उनको खोजिए और उनको ब्लॉक करिए। तो सर मतलब क्या कि सोशल मीडिया हमेशा बुरी होगी, ऐसा भी है, या कभी ये काम का प्लेटफॉर्म भी लगा? नहीं, सोशल मीडिया ने बहुत काम किया है। अगर आप देखिए कोरोना के दौर में सोशल मीडिया ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहाँ पे भोजन मिल रहा है, कहाँ पे लोग रह सकते हैं, कहाँ पे लोग घूम रहे हैं, जहाँ पे बिना भोजन के घूम रहे हैं। तो सोशल मीडिया ने बहुत ऐसे काम किए हैं जिनको कि हम सराह सकते हैं। सोशल मीडिया नहीं होता तो निर्भया कांड को, जो मुझे लगता है कि जस्टिस तक ले जाने में, आप देखिए दबाव बनाने का काम भी सोशल मीडिया करता है। अन्ना आंदोलन में सोशल मीडिया ने इतनी बड़ी भूमिका अदा की, सरकार बदल गई, समाज बदल गया। तो सरकार और समाज भी बदलने का काम सोशल मीडिया कर सकता है, पर ये सोशल मीडिया दोधारी तलवार के रूप में है। ये अगर आप अच्छा इस्तेमाल करेंगे तो अच्छी बातें सामने आएंगी, बुरा इस्तेमाल करेंगे तो आप दंगा फैला देंगे। तो इसलिए इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी संस्थाएं हैं जो सोशल मीडिया को देख रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। मतलब इनके ऊपर एक कानून होना चाहिए सर, ऐसा? मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कानून होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी जो है कहीं ना कहीं बात आ जाती है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर खुद से समझ आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोड़े तो चलेंगे ही नियामक। तो फ्रेंड्स, और भी बातें जो मैं सर के साथ करने जा रहा हूँ इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो CCSU 90.8 मेरठ। आप लोगों ने ट्यून कर रखा है रेडियो CCSU 90.8 FM, जहाँ पर पीयूष आप लोगों के साथ में है। नमस्ते मेरठ प्रोग्राम का नाम है, और आज मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है मेरे एक विशेष मेहमान प्रोफेसर गोविंद जी पांडे सर, जो कि आए हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से। HOD हैं सर मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। तो सर आज आप हमारे विश्वविद्यालय में आए हैं CCS में, तो आपको कैसा लग रहा है सर? मुझे बहुत खुशी हुई ये देखकर कि पत्रकारिता सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाई जा रही है, प्रैक्टिस भी पढ़ाया जा रहा है। पत्रकारिता कोर्स के साथ या इस प्रोफेशन के साथ यही सबसे बड़ी बात है कि जहाँ भी हम पढ़ाते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते हैं। और मेरठ का ये स्कूल और विभाग, मुझे लगता है अभी किसी बच्चे ने मेरा टेलीविज़न पे इंटरव्यू लिया, अभी रेडियो इंटरव्यू चल रहा है, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके पता चला कि उन्हें हर तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। तो पत्रकारिता प्रशिक्षण में अगर हम प्रैक्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो विद्यार्थियों के अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो जब वो मार्केट में जाते हैं तो उन्हें नौकरी मिलती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ साधुवाद देना होगा, यहाँ के वाइस चांसलर को धन्यवाद अदा करना होगा, यहाँ के विभागाध्यक्ष को, शिक्षकों को, और साथ ही साथ वो सारे लोग, अब पीयूष जी भी बैठे हैं तो उनका तो धन्यवाद करना ही होगा कि इतना अच्छा इंटरव्यू आप कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये इंटरव्यू जब मेरठ के लोगों के पास जाएगा तो आपको तो धन्यवाद मिलेगा ही मिलेगा। सभी धन्यवाद के पात्र है। नहीं सर, थैंक यू। आपने जो इतनी बातें हमारे लिए कही हैं सराहनीय है, हमारे लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेंगी। दोस्तों, और भी बातें जो मैं सर के साथ करूंगा इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो CCSU 90.8 FM। तो दोस्तों, सर के साथ बातें करते करते वक्त कब गुजर गया वक्त का ही पता नहीं चला, और फिलहाल वक्त हो चला है आप सबसे विदा लेने का, क्योंकि सर के पास भी टाइम जो है वो थोड़ा सा कम है। दोस्तों, आप लोगों ने ट्यून कर रखा है रेडियो CCSU 90.8 FM, जहाँ पर आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर गोविंद जी पांडे सर, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ से आए हैं। सर HOD हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के। तो सर, मैं आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ तहे दिल से, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला, इतनी सारी बातें आपने हमारे लिसनर्स के साथ में करी। तो एक बार आपका फिर से शुक्रिया सर।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, अपने स्टूडियो में इतनी सारी बातें की। उन बातों के बीच बहुत सारी अच्छी बातें भी निकल कर सामने आई हैं और मुझे लगता है कि आपके जो श्रोता हैं वो काफ़ी खुश होंगे कि उन्हें आज पत्रकारिता के बारे में कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए मिली जिसके बारे में वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो ये सारी बातें उनको ज़रूर अच्छी लगेंगी। साथ ही साथ मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपका मेरठ में ये विश्वविद्यालय बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और जो भी पत्रकारिता का प्रशिक्षण लेना चाहता है वो यहाँ पे अगर प्रवेश लेगा तो उसको कुछ अच्छे कोर्सेज़ के बारे में न सिर्फ जानकारी मिलेगी बल्कि उसे ऐसे कोर्सेज़ में प्रवेश करने का मौका भी मिलेगा जिसकी सहायता से वो मार्केट में अपने आप को स्थापित कर सकता है। साथ ही साथ अब दोस्तों आपको ये भी बताना है कि मुझे पीयूष जी ने भी बताया कि 26 को यहाँ चुनाव होना है। तो हम सब जानते हैं चुनाव में मतदान कितना ज़रूरी है कि नहीं। तो मतदान आपको करना ही करना है। अगर आप मतदान नहीं करते इसका मतलब कि आप व्यवस्था में उसी व्यवस्था को सपोर्ट कर देंगे जो व्यवस्था खराब होगी। तो इसीलिए अच्छी व्यवस्था के लिए आपके लिए जो काम करे, आपके लिए जो खड़ा हो, आपके लिए जो चिंता करे, आपके हित के बारे में जो बात करे, आप अपने मतदान को जाति, धर्म, बाकी के बंधनों से मुक्त करके ऐसा मतदान करें कि लगे कि एक सच्चे भारतीय ने मतदान किया। क्या बात है सर, क्या बात है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का प्रोग्राम जहां पर मैंने बात करी प्रोफेसर गोविंद जी पांडे सर से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग सुनते रहिए रेडियो CCSU 90.8 FM। मैं आपसे कल फिर मिलूंगा सेम टाइम सेम जगह पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सबका ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर मेरठ। हमारी जिंदगी में खुशियों की डेफिनेशन बदल दी। टेक्नोलॉजी ने पुराने जमाने की रंगत बदल दी। तो चलो नए और पुराने दौर की जुगलबंदी कराते हैं अपने मेरठ शहर को CCSU रेडियो पर।